नमस्कार मित्रों, सीसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष मनु भंडारी के बहुचर्चित उपन्यास आपका बंटी के विषय में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। प्रख्यात लेखिका मनु भंडारी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, नाट्य रूपांतर, बाल साहित्य एवं चलचित्र पटकथा के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी कथ्य और शिल्प की दृष्टि से अनूठी रचना आपका बंटी पाठकों में बहुचर्चित रही। श्री कृष्ण बलदेव वैद्य ने इसी प्रकार के कथ्य पर आधारित उसका बचपन उपन्यास का सृजन किया था, किंतु उसमें आपका बंटी जैसी मार्मिकता हमें नहीं मिलती। उपन्यास अपने महाकाव्यात्मक कलेवर में मानव के संपूर्ण जीवन, उसके परिवेश, समाज, देश, वर्तमान और उसके साथ साथ सांकेतिक रूप में भविष्य को भी अपने में समेट लेता है। इस दृष्टि से यह उपन्यास कदाचित भिन्न है। लेखिका ने साठोत्तर भारतीय परिवेश में व्याप्त व्यक्तिवादिता जन्य विसंगतियों में जीते अहंकारग्रस्त दंपति के अलगाव, तलाक, पुनर्विवाह के दुष्परिणामों का सारा दंश झेलते बच्चे की मानसिकता को लिपिबद्ध किया है। मनु भंडारी को बंटी के विषय में उसके पिता पी के द्वारा पता चलता है। वे लेखिका को बाकुरा रेस्टोरेंट में किसी अत्यंत आवश्यक समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे उसे बताते हैं कि समस्या बंटी की है। तुम्हें मालूम हो कि बंटी की माँ अर्थात पी की पहली पत्नी शकुन ने शादी कर ली है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहां एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे। इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले जाऊंगा। अब से वह यहीं रहेगा। लेखिका अजय की बात से पूरी तरह सहमत नहीं होती। वो जानती हैं कि अजय बंटी के प्रति अपने प्रेम और उसके नए परिवार में सामंजस्य बिठाने की असमर्थता के कारण तनावग्रस्त है। फिर भी वो बंटी का शकुन के साथ रहना ही अनिवार्य समझते हैं। अजय उनकी बात से सहमत हो जाता है और बंटी को शकुन के पास रहने की अनुमति दे देता है। इस संदर्भ में लेखिका की उक्ति है, आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा। मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में 2-1 बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं है, जबकि माँ के साथ वह शुरू से रह रहा है, एक छत्र होकर रहा है। इस नाजुक उम्र में वहां से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। लेखिका अजय को तो इस बात के लिए मना लेती है कि बंटी शकुन के साथ रहे, पर उस दिन बंटी लेखिका के साथ साथ उनके घर तक चला आया। लेखिका ने लिखा है, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। जिस प्रकार से कोई ज्योतिषी
ग्रहों को विभिन्न परिस्थितियों में रखकर उनकी गणना करता है और उस गणना के आधार पर वो मनुष्य का भविष्य बताने का प्रयास करता है। उसी तरह से लेखिका बंटी को विभिन्न परिस्थितियों में रखकर उसकी भविष्य की चिंता करती हैं, उसके भविष्य की एक भविष्यवाणी करना चाहती हैं। लेखिका के मन में एक नए परिवेश से तालमेल ना बिठा सकने वाले बच्चे की दुविधाग्रस्त मानसिकता और सहमे व्यक्तित्व के विचार बनते ही चले गए और इसे 6 महीने उपरांत घटित घटना ने और अधिक गहरा कर दिया। लेखिका अपनी परिचिता के यहाँ जाती है। वहां ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमाचौकड़ी मचा रहे थे, उन्मुक्त और निश्चिंत। बारी बारी से सब सोफे पे चढ़ रहे थे और वहां से छलांग लगा रहे थे। उस बच्ची का भी नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर धीरे से देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। लेखिका रात भर सो नहीं पाती क्योंकि उनके मस्तिष्क में बालिका के स्थान पर नए वातावरण में असहज और सहमे बंटी का मुरझाया हुआ चेहरा घूमने लगता है। एक अन्य घटना का शब्द चित्र अंकित करते हुए लेखिका ने लिखा है, मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? माँ तिलमिलाहट, गुस्से, दुख को दबाकर लेखिका के सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती हैं, किंतु एक अजीब सी असहजता पूरे वातावरण में छा जाती है। ये सभी चित्र कोरे वर्णन मात्र ना होकर गहरे अभिप्राय से युक्त हैं। लेखिका इन सब दृश्यों की प्रत्यक्षदर्शी रही हैं, अतः वे बंटी के जीवन से उसमें सामने देख पाती हैं। कथ्य की रूपरेखा तथा बंटी के जीवन का अनुमानित किंतु स्पष्ट रूप एक बार आभासित होते ही उन्हें अपनी रचना का मुख्य आधार मिल जाता है। तद्विषयक उनकी उक्ति है, मुझे लगा कि बंटी की नींव दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी और वह यह है कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती हैं, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। स्पष्ट है कि बंटी की जगह कोई और भी बच्चा क्यों ना होता, चाहे उसका कुछ भी नाम होता, रीमा, चिंकू, चीना, कोई भी, ये अलगाव की स्थिति माता पिता में एक अजीब सा द्वंद्व पैदा कर देती है, एक अजीब सी उनके बीच में दरार उत्पन्न कर देती है, जो समय के साथ और गहरी होती चली जाती है। पुनर्विवाह कर वो अपनी इस उदासी से तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि जो बच्चा इस पूरे के पूरे वातावरण में
किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है, उसे भी इस अलगाव के दुष्परिणामों को भोगना पड़ता है। अपनी दृष्टि में आए परिवर्तन ने इस विकट समस्या को पूरी गहराई के साथ लेखिका को समझने, जानने, उसके कारणों और विभिन्न संदर्भों की खोज करके विवेचन विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें बंटी अब मात्र एक पात्र विशेष बनकर सामने रह गया। उसके माता पिता के परस्पर संबंधों की कड़वाहट, अलगाव, तलाक, पूर्व विवाह की मुख्य वैचारिक धरातल बन गए, क्योंकि दंपति की टकराहट में सबसे अधिक पिसने वाला व्यक्ति यदि कोई था तो वह बंटी था। माता पिता तो तलाक के पश्चात पुनर्विवाह कर अलगाव के तनाव से मुक्त हो जाते हैं, जबकि बंटी की निष्ठा दिन प्रतिदिन खंडित होती चलती है। यहाँ पर लेखिका ने शकुन के व्यक्तित्व से भी अपने पाठकों को परिचित कराया है। उन्होंने लिखा है, शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त मां थी। इस नारी और मां के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर्विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। बंटी नए परिवेश से, चाहे वह शकुन के दूसरे पति के घर का परिवेश हो या कलकत्ता में अजय का घर हो जहां वे मीरा के साथ रहता है, तालमेल नहीं बिठा पाता और धीरे धीरे अवांछित से एक प्रॉब्लम चाइल्ड बन जाता है। लेखिका के सामने अपने उपन्यास के कथानक की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत थी, जिसके आधार पर उन्हें अब सब तरफ से तटस्थ रहते हुए निष्पक्ष रूप से मानवीय धरातल पर उपन्यास का सृजन करना था। उपन्यास की कथा मध्य वर्गीय एकल परिवार में रहने वाले अजय और शकुन की कहानी है। दोनों सुशिक्षित हैं, परिपक्व हैं, साधन संपन्न हैं। अजय डिविजनल मैनेजर है। शकुन कॉलेज में न केवल विभागाध्यक्ष है, कालांतर में प्राचार्य के पद को भी सुशोभित होती है। उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही है। उनका एकमात्र पुत्र बंटी न केवल मेधावी, प्रतिभा संपन्न है, एक संवेदनशील बालक भी है। वह अपने माता पिता का इकलौता लाडला बालक है। घर के सभी कार्यों के लिए नौकरानी फूफी है। इसलिए कह सकते हैं कि अधिकांश कामकाजी स्त्रियों की भांति शकुन को घर और बाहर दोनों जगह काम नहीं करना पड़ता। इतनी सुव्यवस्थित गृहस्थी में उन्हें सामान्यतः तो सुखी होना चाहिए था, किंतु दोनों ही अलगाव के कगार पर पहुंच जाते हैं। उनकी समस्या वस्तुतः पारिवारिक, आर्थिक या आयुजनित न होकर मानसिक है। दोनों अपने अपनी तरह से अहंकार से ग्रस्त हैं। अजय का पौरुष उसमें एक प्रकार का अहंकार भर देता है और अपने इसी अहंकार के कारण वो अधिकार भावना की सीमा का भी अतिक्रमण कर जाता है। वह शकुन के साथ किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा सहयोग या समझौता
नहीं करना चाहता। शकुन की आधुनिकता और पुरुष की समकक्षता करने की भावना अहंकार की सीमा को लांघकर दम का रूप ले लेती है। वह अपना संपूर्ण अस्तित्व और अस्मिता को मिटाकर अजय के शर्तहीन अधिकारों के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं कर पाती। लोहे की छड़ भी तपाई जाकर मुड़ और टूट जाती है, पर ये दोनों अपने विवाह को निस्सार समझने, मानने और जानने के बाद भी ढोते ही चले जाते हैं। लेखिका ने लिखा है, शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल सान ही चढ़ाई है। समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं होता था, वरन एक दूसरे को पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से होता था। अंततः अजय और शकुन एक दूसरे से अलग रहकर अपने संबंधों को देखने, समझने, अनुभव करने और दोबारा से परिभाषित करने का निर्णय लेते हैं। अजय कलकत्ता चला जाता है और शकुन पुत्र बंटी के साथ कॉलेज से मिले बंगले में रहने आ जाती है। यहाँ पर शकुन परंपरा और आधुनिकता के मध्य त्रिशंकु सी लटकी दिखाई देती है। अजय के साथ रहते हुए मिलने वाली यंत्रणा की चुभन उसे निरंतर टीसती रहती है, किंतु अलगाव जनित शून्यता और एकाकीपन भी कम त्रासद नहीं था। अतः वह कहीं ना कहीं अपने पुत्र को एक सेतु के रूप में भी इस्तेमाल करती है। पुत्र प्रेम में खिंचा अजय शहर तो आता है, पर घर नहीं आता। वह सर्किट हाउस में ठहरता है, वहीं पर बंची को बुलाता है, अपने साथ घुमाता है, फिराता है, खिलौने दिलाता है, पर अपने अड़ियल स्वभाव के कारण शकुन से ना मिलता है, ना उसके बारे में एक शब्द भी कहता है। इन सब कड़वाहटों का परिणाम तलाक होता है। शकुन निरंतर अजय के लौटने की एक आशा बनाए रखती है। तलाक के कानूनी रूप लेते ही उसे अपना जीवन अंधकार और अकेलेपन से भर गया प्रतीत होता है। अजय मीरा से विधिवत रूप से विवाह कर लेता है और उसके कुछ समय पश्चात शकुन भी अपने मित्र डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है। इस तरह दोनों ही अलगाव जनित तनाव से मुक्त हो जाते हैं, किंतु बंटी अपनी मां को किसी की पत्नी डॉक्टर जोशी और मां जोत और अमी में परिवर्तित होते नहीं देखना चाहता, और इसी प्रकार अपने पिता को किसी अन्य के पति अर्थात मीरा का पति एवं पिता चीनू के पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है। अपने प्रति मां की लापरवाही से वो बिलबिलाता है, तड़पता है और अंदर ही अंदर एक प्रकार का विद्रोह उसमें पनपने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह आक्रामक हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, स्वयं को फालतू अनचाहा समझकर धीरे धीरे असामान्य होता चलता है। उसे अपने और डॉक्टर जोशी के जीवन में भी शकुन बाधा नहीं बनने देना चाहती और अंततः वो उसे अजय के पास कलकत्ता भेज देती है।
कलकत्ता में बंटी मीरा को माँ और चीनू को भाई का स्थान नहीं दे पाता। पिता के साथ अकेले रहने, नए नए स्थान को देखने, चीजें खरीदने का उसका सपना टूटने लगता है और वो एक तरफ गुमसुम सा बैठा रहता है। पढ़ाई में भी कमजोर होता चलता है। इतना कमजोर हो जाता है कि अजय उसका दाखिला किसी स्कूल में नहीं करा पाता। अंततः अजय उसे हॉस्टल भेजने का निर्णय ले लेता है। इस प्रकार से ये उपन्यास बंटी की सामान्य से असामान्य होते जाने की एक मार्मिक यात्रा को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। कथानक से पूर्व जन्मपत्री बंटी के रूप में 2.5 पृष्ठों की भूमिका लेखिका ने दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें कृति की प्रेरणा स्रोत कौन है, कथ्य के विभिन्न मोड़ कौन कौन से हैं और समूची त्रासदी का एकांत भोक्ता बंटी और उसकी स्थिति क्या है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने दृष्टिकोण को भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। इस भूमिका के कारण ही इस रचना को पढ़ने में पाठक सहजता अनुभव करता है। निश्चित रूप से ही यह उपन्यास अपने आप में मौलिक और रोचक प्रयास है। बिना किसी अन्य भूमिका के तलाक से पूर्व अलगाव भोगती शकुन के प्राचार्य रूप में यांत्रिक जीवन जीने का बहुत सुंदर अंकन हुआ है। कॉलेज जाते हुए वो किस प्रकार से अपनी वेशभूषा में परिवर्तन करती हैं, रंगीन शीशों से भरे प्रसाधनों का प्रयोग करती हैं, जिससे बंटी को उनका घर का रूप जो बहुत साधारण है उसमें परिवर्तन नजर आने लगता है और उसे लगता है कि इन शीशियों में निश्चित रूप से कोई जादू है जो मेरी मां को परिवर्तित कर देता है। उपन्यास 16 परिच्छेदों में विभक्त है। विद्वानों ने बंटी के स्वप्न लोक से जुड़े अंतिम अध्याय को बरबस बढ़ाया गया माना है। कृति का अंत उनके अनुसार 15वें परिच्छेद की अंतिम पंक्तियों के साथ ही हो जाना चाहिए था। बंटी वस्तुतः जिन प्रश्नों से जकड़ा रहता है उसका निदान ना तो फूफी के पास है ना शकुन के पास। उसका निदान बंटी का मनोलोक करता है। अंतिम अध्याय जन्मपत्री बंटी की के उद्देश्य को भी लेखिका ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। बंटी की टूटन का दिग्दर्शन हमें अंतिम अध्याय में मिलता है। इस उपन्यास में अवान्तर घटनाओं का अभाव इसीलिए नहीं खटकता क्योंकि कथा स्वयं ही चरित्र कथा का रूप धारण कर लेती है। मनु भंडारी जी केवल कहानी नहीं कहती, अपितु कहानी विकास की विभिन्न परिस्थितियों से होकर ये कथा अपनी अंतिम परिणति की ओर पहुंचती है। इस प्रकार से मित्रों हमने देखा कि किस प्रकार से यह उपन्यास अपने पूर्व के उपन्यास उसका बचपन से भिन्न है, जिसमें लेखिका ने उस तीसरी सत्ता के मानसिक द्वंद्व को हमारे सामने रेखांकित किया है जो दो लोगों के परस्पर अलगाव, तलाक और पुनर्विवाह के कारण होता है। तलाक लेते समय और उसके उपरांत पुनर्विवाह करते समय दंपति साधारणतः ये बात भूल जाते हैं कि उनका दायित्व अपने बच्चे के प्रति भी है, जो इस
असामान्य परिस्थितियों में कभी भी सहज अनुभव नहीं कर पाता। अपने अगले वक्तव्य में हम बंटी उपन्यास के पात्रों के विषय में और अधिक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।